मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, हर व्यक्ति अपने बारे में जानना चाहता है, भविष्य में झांकना चाहता है, और उसका एक बहुत बड़ा आधार, बहुत बड़ा माध्यम ज्योतिष शास्त्र है। पर हम किसी एक विषय को लेकर के बैठ जाते हैं, और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ज्योतिष के आधार पर कौन सा ग्रह शुभ फल देगा या अशुभ फल दे रहा है या देगा, किसी भी ग्रह की शुभता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या अशुभ ग्रह जो हैं उनकी शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए। पर ये सब बातें तब होती हैं जब हम कई कुंडलियों को देख करके, एक कुंडली तो होती नहीं कि सिर्फ जन्म कुंडली है या चंद्र कुंडली है, 16 कुंडली, 16 वर्गीय कुंडलियां बनती हैं। उन्हीं 16 वर्गीय कुंडली में प्रथम कुंडली जो बनती है हमारे जन्म के समय बनती है। जन्म के समय जो कुंडली बनती है वो स्थायी होती है। उसी के आधार पर रत्नों का धारण, रुद्राक्ष, मंत्र, पूजा, इष्ट देव, योग कारक ग्रह, मारक ग्रह, महादशा, अंतरदशा, सब कुछ प्रथम कुंडली से देखा जाता है। उसके बाद नवमांश कुंडली, नवमांश कुंडली के बाद गोचर कुंडली, और गोचर कुंडली के बाद महत्वपूर्ण बात हो जाती है अष्टक वर्ग सारणी या सर्वाष्टक वर्ग सारणी को देखना। और उसके बाद हम देखते हैं भिन्नाष्टक, जो एक एक ग्रह का होता है। तो ये सब पॉइंट बाय पॉइंट, बिंदु रेखाओं के आधार पर हम विश्लेषण निकालते हैं और किसी एक नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। किसी एक कुंडली को देख करके हम निर्णय नहीं ले सकते कि हम जन्म कुंडली देख लिए तो संतुष्ट हो गए, नवमांश देख लिए तो संतुष्ट हो गए, चंद्र कुंडली देख लिए तो संतुष्ट हो गए, अष्टक वर्ग या कोई भी कुंडली और देख लिए तो हम संतुष्ट हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी निर्णय में पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है और अध्ययन करना पड़ता है। तो जो जन्म कुंडली हमारी होती है, तो जन्म से लेकर के अंतिम समय तक किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा से जातक प्रभावित होता है, और वो ग्रह जिनकी महादशा, अंतरदशा चल रही है वो प्रभावी होते हैं, और स्थायी रूप से उनका फल जो है, शुभ या अशुभ, कुछ भी हो सकता है, शुभ या अशुभ जो भी फल है हमें भोगना पड़ता है। दूसरी बात, जन्म कुंडली में प्रथम पेज को जब हम देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा दिखता है कि गुरु भी उच्च का है, सूर्य उच्च का है, अच्छे योग बने हुए हैं, मालव्य योग बना है, रोचक योग बना है, गजकेसरी योग बना है। बहुत से ऐसे शुभ योग हैं जो जीवन को बदलने वाले योग होते हैं, जमीन से आसमान तक पहुंचाने वाले योग होते हैं, पर वो प्रभावी नहीं होते। क्यों? प्रश्न तो यही उठता है कि हम जन्म कुंडली को देख करके तो प्रसन्न हो गए कि अच्छा योग बना हुआ है, अब इसकी महादशा, अंतरदशा आएगी तो इसका फल हमको प्राप्त होगा, डिग्री भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, फिर उसका फल क्यों नहीं मिल पाता? हम नवमांश कुंडली को देखते हैं उसके बाद कि नवमांश कुंडली में क्या हो गया। हो सकता है वो किसी ऐसे ग्रह के साथ युति बना लिया हो, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई हो, तो जो पहले हम देख रहे थे वो बेकार हो गया। चंद्र राशि पर आधारित जो विश्लेषण होते हैं ये अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब कुछ दिनों का विश्लेषण होता है, उसके बाद हर महीना, लगभग हर महीने राशियां, ग्रह जो हैं अपना राशियां बदलती रहती हैं। ये अस्थायी होता है। 4 ग्रह ऐसे हैं जो कुछ लंबे समय तक चलते हैं, जैसे शनि 30 माह, राहु केतु 18 माह, गुरु लगभग 13 माह। ये 4 ग्रह जो है लंबे समय तक किसी एक राशि में गोचर करते हैं। बाकी शुक्र है, बुध है, मंगल है, ये महीना 15 दिन, 1.5 महीने वाले ग्रह हैं।
तो गोचर में जो ग्रह गोचर करते हैं उसका फलादेश अलग हो जाता है, और लग्न कुंडली में जो ग्रह चलते हैं महादशा अंतर्दशा उसका फल अलग हो जाता है। पर किसी शुभ ग्रह की अगर गोचर में अच्छे भाव में गोचर हो रहा है तो उस ग्रह को हमको देखना भी चाहिए कि लग्न कुंडली में वो कहां पर है, किस स्थिति में बैठा है। ये थोड़ी छोटी छोटी सी जानकारी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। हम सीधे गोचर की बात न करके मैं थोड़ा सा आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूं, पर थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप डीपली जाएं और एक निष्कर्ष पर पहुंचे, उसके लिए कुछ करें। जो ग्रह 3 महीना 4 महीने बाद हमारे जीवन में प्रभाव डालने वाले हैं उनको हम पहले कंट्रोल करना चालू कर दें। शुभ हो या शुभ हो, हर प्रकार के ग्रहों को अनुकूल बनाया जा सकता है। मंत्रों के जाप से, पूजा से, ध्यान से, रुद्राक्ष से, रत्न से, उपाय से, अनुष्ठान से, अनेक तरीके हैं। ये मैं छोटा सा मैंने अपने शब्दों में मैंने आपसे जो बातें बताई इसको आप ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए इस बात का। सिर्फ चंद्र राशि पर या जन्म कुंडली के आधार पर निर्णय मत लीजिए। आपका पैसा जो है बड़े परिश्रम का है, मेहनत का है, अनायास इधर उधर खर्चा ना हो। कोई कुछ बता दिया, कोई कुछ बता दिया और पैसे खर्च हो जाते हैं, लाभ नहीं होता है। लाभ इसीलिए नहीं होता कि पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई। चलिए विषय पर आते हैं। मेष राशि चंद्र राशि पर आधारित विश्लेषण है। 9 के 9 ग्रह हैं। 9 के 9 ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता रहता है, कुछ ग्रहों का अच्छा, कुछ का खराब। इसीलिए समय एक सा नहीं रहता, हमेशा जो है उतार चढ़ाव बना रहता है। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख बना रहता है। तो गोचर यही करते हैं। तो ये मेष राशि की कुंडली है। मेष राशि के जातकों को गुरु का प्रभाव क्या होगा। गुरु जैसा 11 नवंबर 2025 को बकरी हो गए। 19 अक्टूबर 2025 को गुरु जो है मिथुन राशि से निकल करके अपनी कर्क राशि में आ गए। मेष राशि के जो जातक है चौथे भाव में उनकी कर्क राशि है। कर्क राशि जो है गुरु की उच्च की राशि है, और यहीं पर गुरु 19 अक्टूबर के बाद 11 नवंबर को यहीं पर बकरी हो गए, और ये 4 दिसंबर तक बकरी रहेंगे। और बकरी अवस्था में ही 4 दिसंबर को पुनः ये मिथुन राशि में चले जाएंगे, तीसरे भाव में। तो यहां पहले मैं 4 दिसंबर तक की बात करता हूं कि कर्क राशि में जब गुरु हैं तो 4 दिसंबर तक क्या फल होगा, और जब गुरु मिथुन राशि में वापस चले जाएंगे तो क्या होगा। तो भावों में जो दृष्टि पड़ती है किसी भी ग्रह की, तो भाव का फल अलग हो जाता है, बदलाव आ जाता है। कोई भी ग्रह जब बकरी होता है तो 3 गुना बल उसका बढ़ जाता है, जिसे चेष्टा बल कहते हैं। ताकत बढ़ जाती है ग्रह की। जो भी परिणाम देना चाहते हैं, शुभ या शुभ जो भी परिणाम होगा 3 गुना बढ़कर हो जाता है। और एक स्वभाव और है कि जहां पर ग्रह गोचर कर रहा है बकरी अवस्था में, अपने पीछे वाले घर को भी देखता है, उसका भी फल प्रदान करता है। तो यहां पर गुरु अभी 19 अक्टूबर को आए, इसके पहले यहां थे तीसरे भाव में, मेष राशि की जन्म कुंडली में तीसरे भाव में। तीसरे भाव में जब यहां पर आए तो ये भाव जो होता है ये परिश्रम का भाव है, मेहनत का, पराक्रम का भाव है, अति मेहनत का भाव है। तो जब यहां पर गुरु थे तो परिश्रम करवा रहे थे, मेहनत करवा रहे थे। कुछ लोगों को मेहनत का फल मिला, कुछ को नहीं मिला। यह भी कहना उचित नहीं होगा कि गुरु किसी एक राशि में अच्छे परिणाम देंगे तो जितने मेष राशि के जातक हैं सबके लिए अच्छा होगा, ऐसा संभव नहीं है। एक राशि में 65-66 करोड़ लोग
आते हैं तो क्या 65-66 करोड़ लोगों का जीवन एकदम से बदल जाएगा या खराब हो जाएगा? ऐसा भी नहीं है। तो ग्रह गोचर यही बताते हैं। तो जो मेष राशि के जातक थे, यहां पर भारी मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, पर परिश्रम का जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल रहा था। और 19 तारीख को जब यहां पर गुरु आ गए तो वही स्थिति थी, यहां परिश्रम ही हो रहा था। लेकिन जब गुरु मार्गी हो जाएंगे, मार्गी तो 11 मार्च को होंगे, पर ये 4 दिसंबर के बाद का समय जो होगा तो ये बड़ा अच्छा होगा। राशि परिवर्तन हो जाएगा फिर से। यहां पर महत्वपूर्ण बात है कि अभी हम गुरु की बात करें कि चौथे भाव में कर्क राशि में उच्च के गुरु, बकरी गुरु मेष राशि के जातकों को क्या प्रदान करने वाले हैं। तो पहले तो ये भाव देखिए, चौथा भाव है। चौथा भाव जो होता है सुख का भाव है, माता का भाव है। जमीन, वाहन, मकान, जो प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए ये भाव है। छोटे बच्चे जो हमारे पढ़ते हैं उनका ये भाव है, परिवार का भाव है। तो ये भाव जो है बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन में। भाव तो सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है। जीवन में सभी भावों की हमको जरूरत होती है। अलग अलग प्रश्न हम अलग अलग भावों से लेते हैं। तो यहाँ पर गुरु जो है परिवार में अच्छा सामंजस्य बना करके रखेंगे। इस भाव को प्रभावित करेंगे, लाभान्वित करेंगे कि गुरु उच्च के, वो भी बकरी, चेष्टा बल, तो महत्वपूर्ण बात हो गई। मेष राशि के जो जातक हैं जिनकी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, स्वास्थ्य में सुधार होगा। माता से अगर किसी प्रकार की कोई अनबन हो गई होगी वो भी ठीक होगा। महत्वपूर्ण बात है जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, जो मेष राशि के लोग हैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण है। लेकिन सोच समझ करके काम करें। कोई एग्रीमेंट करना है, कुछ भी करना है, सोच समझ करके निर्णय लें। वाहन खरीदना चाहते थे, मकान बनाना चाहते हैं, इस क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होगी। तो पहले तो गुरु इसी भाव को बलि बनाएंगे, जागृत करेंगे। इसके बाद ये बगल में अष्टक वर्ग की कुंडली है, इसकी बातें बहुत कम हुई हैं, जबकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली बनती है। एस्ट्रो सॉफ्टवेयर में जब आप जाएंगे, अपनी डिटेल्स डालेंगे, तो षोडश वर्गीय कुंडली के साथ साथ ये अष्टक वर्ग कुंडली भी आपको प्राप्त हो जाएगी। यहाँ अंक लिखे होते हैं, मैं इसकी बात करूँगा आपसे, तो पता चल जाता है कि ये ग्रह हमारा कितना साथ देगा। तो ये चौथा भाव हुआ। अब चौथे भाव में गुरु बैठ करके, इनकी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 7वीं दृष्टि तो लगभग सब ग्रहों की है, पर गुरु को 2 दृष्टियां अतिरिक्त प्रदान हैं, 5वीं और 9वीं। तो यहां पर से जब हम 5वीं दृष्टि डालते हैं तो ये अष्टम भाव में है। अष्टम भाव जो होता है ये भूगर्भिक भाव कहा जाए इसको। जमीन में गड़ा धन। जमीन में गड़ा धन का अर्थ ये न लीजिए कि कोई हंडी गड़ी है, कोई मटका गड़ा है, उसमें सोना चांदी भरा है, कहीं खुदाई में प्राप्त हो जाएगा, ऐसा न ले। तंत्र मंत्र यंत्र ज्योतिष का क्षेत्र है ये भाव है। खनिज से संबंधित जो आयरन ओर है, बॉक्साइड है, वगैरह वगैरह बहुत से खनिज हैं। तो मेष राशि के जातक जो खनिज से संबंधित कार्य करते हैं, जमीन से खुदाई का काम करते हैं, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्हें लाभ दिखेगा, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। तंत्र मंत्र से जुड़े लोग जो हैं उनको भी लाभ होगा। ये 5वीं दृष्टि है। यहां पर मंगल अपनी ही राशि में बैठे हैं। मंगल जमीन के कारक ग्रह भी हैं। मंगल को पृथ्वी का, धरती का पुत्र माना जाता है। तो ऐसे जातक जो मेष राशि के जातक हैं, तो यहाँ पर मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल हैं, और मंगल अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को हनुमान जी की पूजा आराधना आवश्यक हो जाती है। आप जो भी पूजा करते हैं, अपने अनुसार जो भी करते हैं, तो मेष राशि के जातकों को विशेषकर हमेशा हनुमान जी की पूजा, उनकी शरण में रहना चाहिए, जिससे सभी ग्रह अनुकूल रहें, जीवन में कुशलता बनी रहे,
सब कुछ प्राप्त होता रहे। अब गुरु की 7वीं दृष्टि यहां पड़ रही है दशम भाव। दशम भाव भी महत्वपूर्ण भाव है। ये बड़े उद्योगों का भाव है। जो उच्च पद हैं भारतीय सेवा में, इंडियन सर्विसेज जो हैं, IAS IPS और भी जो पद हैं, आर्मी के बड़े पद हैं, राजनीति से जुड़े लोग हैं, राजनीतिक पद जिनको प्राप्त है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ऐसे जो लोग हैं, उनको ये बहुत अच्छा संदेश मिल रहा है कि यहां पर 7वीं दृष्टि पढ़ने से ये ग्रोथ होगा। जो उद्योगपति हैं, उद्योग में अच्छी उन्नति होगी, सामाजिक स्तर बहुत बढ़िया बनेगा। अब जितनी मैं बातें अभी आपको बता रहा हूं, इसका मैं फल भी बताऊंगा आगे जाकर के अष्टक वर्ग में, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ ग्रहों की बात कर रहा हूं। मैंने कहा ना 5 कुंडली देखना चाहिए कम से कम, तब हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। आगे पीछे ना करिएगा प्लीज। जब समय मिले तब आप देखिए, लेकिन आराम से देखिए। मेरे वीडियो थोड़ा सा लंबे हो जाते हैं, 25 मिनट, 28 मिनट, 30 मिनट के हो जाते हैं, लेकिन मैं प्रयास मेरा ये रहता है कि मैं एक ही कुंडली में जो भी विषय है वो सब कुछ मैं बता सकूं, जिससे बार बार ये वीडियो वो वीडियो इधर उधर ना जाना पड़े। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप आराम से देखिए, जब इच्छा हो तब देखिए, लेकिन पूरा देखिए। अच्छा लगता है तो 2 बार 3 बार रिपीट करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये मेरी कोई अपनी बात तो है नहीं, ये ज्योतिषी बातें हैं, शास्त्रों की बातें हैं। तो ये 7वीं दृष्टि मकर राशि, दशम भाव। मकर राशि गुरु की नीच राशि है, पर गुरु की दृष्टि जो होती है अमृत दृष्टि होती है, कि गुरु की दृष्टि जिस भाव में पड़ता है, जिस राशि पर पड़ता है, वो भाव प्रबल हो जाता है। वहां जो भी दुष्प्रभाव है वो साफ हो जाता है। खराब ग्रह जो है उनका बल कमजोर हो जाता है गुरु की दृष्टि पड़ने से। तो जो उच्च पद में विराजमान है, उद्योगपति हैं, राजनीति से जुड़े लोग हैं और मेष राशि है उनके लिए यह समय जो है अच्छा है, अनुकूल है 4 दिसंबर तक का। अब यहां पर 120 दिन के लिए गुरु बकरी हो गए हैं 11 मार्च तक के लिए। अब यहां पर 7वीं दृष्टि, अब 9वीं दृष्टि देखिए, द्वादश भाव में पड़ रहा है। द्वादश भाव मीन राशि है। ये शनि की बात इसके बाद वाले वीडियो में करूंगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये शनि है। यहां गुरु की 9वीं दृष्टि द्वादश भाव में पड़ रही है। खर्चा बढ़ेगा, खर्चा तो अच्छा बढ़ेगा, पर आय भी होगी। ये 4 दिसंबर तक की मैं बात कर रहा हूं। शनि की बात दूसरे वीडियो में करूंगा कि शनि मार्गी भी हो रहे हैं 28 तारीख को, इसी महीने में 28 नवंबर को। अब 4 दिसंबर के बाद गुरु जब अपने पुनः मिथुन राशि में चले जाएंगे 3रे भाव में, तो यहां से गुरु क्या करेंगे? अब गुरु जब यहां जाएंगे तो जो मेष राशि के जातक परिश्रम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था, अब वो समय आ जाएगा 4 दिसंबर के बाद कि इस भाव में किए गए मेहनत का परिणाम जो है उनको दिखने लगेगा, अच्छे फल प्रदान होंगे, अच्छे फल प्राप्त होंगे। क्योंकि पहले भी यही कर रहे थे गुरु। अब यहां पर से गुरु की 5वीं दृष्टि देखिए कहां पड़ रही है, तुला राशि में। तुला राशि जो है शुक्रदेव की राशि है। तो गुरु और शुक्र दोनों सम हैं, दोनों गुरु हैं। गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं। पर ज्योतिष में दोनों शुभ ग्रह हैं और दोनों को शुभ माना गया है, तो यह समभाव हो जाता है। तो यहां पर 5वीं दृष्टि यहां पर पड़ेगी 4 दिसंबर के बाद। यह 7वां भाव जो होता है दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, पति पत्नी का भाव होता है।
छोटे मोटे व्यापार का भाव होता है, जो ब्याज का व्यवसाय करते हैं, लेन देन करते हैं, उनका भाव होता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भाव जो है पांचवी दृष्टि पड़ने के कारण पवित्र हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में यदि किसी प्रकार की कोई कड़वाहट आ गई थी, अनबन हो गई थी, दाम्पत्य जीवन सुखमय मंगलमय होगा, क्योंकि यहाँ की सभी बुराइयां जो हैं वो रिलीज हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी। अब गुरु की जो सातवीं दृष्टि है, ये भाग्य है, नवम भाव। ये 4 दिसंबर के बाद इस विश्लेषण को मानिएगा, 4 दिसंबर के पहले का विश्लेषण बता चुका मैं। अब यहाँ सातवीं दृष्टि पड़ रही है, ये भाग्य है और धनु राशि है, गुरु की ही राशि है। तो कोई भी ग्रह अपनी राशि को, अपने घर को खराब नहीं करता। तो जब यहां सातवीं दृष्टि पड़ेगी तो जो मेष राशि के जातक हैं उनका भाग्य साथ देना चालू होगा, भाग्य बली होगा, पिता से अच्छे संबंध होंगे। नवम भाव जो है धर्म का भाव है, धार्मिक क्षेत्रों में कार्य होंगे, धार्मिक कार्यों में खर्च भी होंगे। और जब भाग्य साथ देता है तो हर प्रश्न का उत्तर अच्छा ही होता है, होना चाहिए पॉजिटिव। जो हमारे मन में प्रश्न होते हैं, हमारी जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, वो सही होना चाहिए, गलत नहीं। तो यहां पर गुरु जो है भाग्य को भी बढ़ाएंगे। अब जो गुरु की 9वीं दृष्टि है वो यहां पड़ रही है राहु के ऊपर। कुंभ राशि में राहु का गोचर यहीं पर एकादश भाव में हो रहा है। पर मित्रों, मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, मेष राशि के जो जातक है, राहु का गोचर तो ठीक है, यहां तो जो भी ग्रह बैठता है वो अच्छा ही माना जाता है। ये हमारी इच्छाओं का भी, इच्छा पूर्ति का भी भाव है, लक्ष्मी भाव है, छोटी मोटी बीमारियों का भाव है, आय का भाव है, महत्वपूर्ण भाव है। लेकिन राहु यहां पर बैठ करके अनायास धन देता है। जहां से धन नहीं कमाना चाहिए वहां से भी पैसे आते हैं। लेकिन ये गुरु की दृष्टि जो पड़ रही है, ये काफी कुछ बैलेंस होगा, क्योंकि गलत मार्ग से जो धन आता है वो एक न एक दिन दुख का कारण बनता है। देखे भी होंगे आप कि एक छोटा सा बाबू अरबपति करोड़पति बन जाता है। तो राहु एक चमत्कारी ग्रह है, रातों रात कुछ का कुछ कर देता है। तो मेष राशि के जो जातक है, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा, कोई समस्या ना आए। ये रहा सिर्फ गुरु की बात। अब हम इसके आगे चलते हैं अष्टक वर्ग में। इसे आप लग्न कुंडली में भी देख सकते हैं, चंद्र राशि पर आधार भी उसके भी देख सकते हैं, चंद्र राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। अब ये जो देखिए ये अष्टक वर्ग, ये अष्टक वर्ग है क्या? मैं पहले भी बोला हूं कि ये कोई नई चीज नहीं है कि किसी विद्वान ने बना करके अभी 2-4-6 महीना पहले, 2-4 साल पहले दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये कह सकते हैं कि इसको लेकर के बातें कम हुई हैं। हम सिर्फ ग्रहों में अटके रह गए, भावों में अटके रह गए और निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। पर जो विद्वान ज्योतिषी हैं, अनुभवी ज्योतिषी हैं, इसके बिना वो विश्लेषण ही नहीं करते। तो इसको लेकर के बातें कम हुई हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह को स्थान यहां पर प्राप्त है। ये ग्रह एक दूसरे को बिंदु देते हैं। कुछ जगह बिंदु कहा जाता है, कुछ जगह रेखाएं कहा जाता है। हम इसे पॉइंट भी बोल सकते हैं, अंक भी बोल सकते हैं, गिनती भी बोल सकते हैं, सभी का अर्थ एक ही होगा। तो यहां जैसे कुछ अंक लिखे हुए हैं, आप देखिए 28, 28, 24, ये अंक लिखे हुए हैं। ये समझाने के लिए अंक हैं। पर एस्ट्रो सॉफ्टवेयर में जब आप जाएंगे तो आपकी कुंडली के साथ जब ये निकलेगा तो वहां अंक आपको अलग मिलेंगे। जैसे कुंडली हर व्यक्ति की अलग हो जाती है, वैसे अष्टक वर्ग सारणी भी पॉइंट लेकर के अलग हो जाती है। अब हमको ये देखना है कि ये हम कैसे देखते हैं।
तो मैं पहले बता दूं कि लग्न भाव जो होता है, चाहे लग्न कुंडली का लग्न भाव हो या अष्टक वर्ग का हो या चंद्र राशि पर आधारित हो, तो लग्न भाव जो है ये मजबूत होना चाहिए, बली होना चाहिए। तो ये भाव के बल को दिखाता है। ग्रह के बल को हम अंश वाइज देखते हैं, डिग्री वाइज देखते हैं कि ग्रह कितना बली है। तो वहां देखते हैं कि 0 से लेकर के 6 तक 25%, 6 से 12 50%, 12 से 18 100%, 18 से 24 50 और 24 से 30 25, और शुरू में 1 2 3 डिग्री, अंत में 28 29 30 डिग्री है। तो वो मृत अवस्था किसी काम का नहीं है, कोई पावर ही नहीं है, न शुभ फल देगा न अशुभ फल देगा। तो ग्रहों को तो हम डिग्री वाइज देखते हैं और लगभग लोगों को पता भी है। पर वो ग्रह किसी न किसी इन 12 भावों में किसी न किसी भाव में तो बैठेगा। जैसे इसी में देख लीजिए, चंद्र कुंडली में जैसे गुरु यहां पर चौथे भाव में बैठे हैं, तो मंगल यहां अष्टम भाव में, तो शनि द्वादश भाव में। इसी प्रकार से किसी न किसी भाव में 9 के 9 ग्रह किसी न किसी भाव में तो होंगे। अब करना क्या है कि इस भाव के बल को देखना है। पहले आप देख लीजिए कि यहां 28 प्लस लिखा हुआ है। 28 बिंदु से कम हमको किसी भाव में नहीं चाहिए, सिर्फ 6 8 12 को छोड़ करके। कि जन्म कुंडली में भी 6 8 12 3 भाव ये जो है अशुभ माने जाते हैं। इन भावों के स्वामी जो होते हैं, जो भी राशि होती है, ग्रह होते हैं, अपनी महादशा अंतरदशा में पीड़ा पहुंचाते हैं, अनिष्ट करते हैं। और इसलिए 6 8 12 में बिंदु कम होने चाहिए, अंक कम होने चाहिए, पॉइंट्स कम होने चाहिए। क्यों कम होना चाहिए मैं ये भी आगे बताऊंगा आपको। पर ये लग्न भाव को मजबूत होना चाहिए, 28 से कम नहीं होना चाहिए। 28 के ऊपर जितना निकल जाए, 32 35 38 40 कुछ भी निकल जाए, बहुत अच्छी बात है। जितना ज़्यादा जाएगा उतनी अच्छी है, क्योंकि ये लग्न जो होता है ये पूरी कुंडली को बैलेंस करता है। जैसे एक व्यक्ति कमाने वाला है, उसके परिवार में 4 लोग हैं, और वो कमाने वाला व्यक्ति अगर स्वस्थ है, मजबूत है, आर्थिक इनकम है, कमा रहा है वो, तो पूरे 4 के 5 लोग जो भी होंगे घर में, परिवार में, वो सब लोग खुश रहेंगे। ठीक इसी प्रकार से लग्न अगर बली है, शुभ है, मजबूत है, तो बाकी भाव भी अच्छे हो जाते हैं, बैलेंस हो जाता है। तो यहां पर 28 से ज्यादा चाहिए, आप समझ गए होंगे। यहां पर 28 से ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि ये धन भाव है, कुटुंब का भाव है, मारक भाव है, ये मार्केस है दूसरा भाव, और 7वां भाव मार्केस है। तो इन दोनों भावों में 28 से ज़्यादा नहीं चाहिए, 26 27 बढ़िया है। कि 28 से ज़्यादा अगर होगा तो आए दिन आदमी कहीं स्लिप होगा, कहीं गिरेगा, तो कहीं हड्डी टूटेगी, तो कहीं खरोच लगेगा, तो कहीं गाड़ी एक्सीडेंट, कुछ ना कुछ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, पर मारक भाव होने के कारण वो अपना असर दिखाएगा, कहीं ना कहीं स्लिप होता रहेगा आदमी। सेम कुंडली बनती है, ये भी मेष लग्न की कुंडली है, ये भी मेष लग्न की कुंडली है। अंतर इतना है कि इन कुंडलियों में चंद्र कुंडली में और जन्म कुंडली में ग्रह बैठे हुए होते हैं, यहां पर ग्रह नहीं बैठे हैं। मैं समझाने के लिए आपको ग्रह बैठाऊंगा भी, जिससे आप अपनी कुंडली स्वयं देख सके, जान सके कि क्या होगा। अब यहां पर बताया मैं कि दूसरे और 7वें भाव में 28 से कम होना चाहिए तो अच्छा होता है। तीसरा भाव जो है यहां 28 प्लस लिखा हुआ है, यहां भी अगर 28 से कम हो तो ठीक है, 28 से ज्यादा हो जाएगा तो मेहनत भारी हो जाएगी। ये जो बिंदु होते हैं ये 24 से 1 से लेकर के 24 तक, 24 से लेकर के 1 तक मान लीजिए, तो 24 से नीचे जितना आएगा, कम होते जाएगा, उतनी हमारी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। 24 से 28 अगर है तो ये सामान्य स्थिति हो जाती है कि जैसे पहले था वैसे अभी है, वैसे आगे भी वैसे ही रहेगा।
और 28 प्लस अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सुंदर। अब ये 28 किस किस भाव में होना चाहिए, तो मैं यहां पर बता दिया 28 प्लस पहले भाव में होना चाहिए, 28 प्लस ऊपर जो चला जाए। यहां 28 एवरेज होना चाहिए, 28 से ऊपर ना हो। यहां भी 28 का एवरेज होना चाहिए, 27, 28। ये भाव जो है चौथा भाव, यहां 28 प्लस लिखा हो, यहां हमको ज्यादा चाहिए 35, 38, 40, क्योंकि ये जो अंक होते हैं ये सामान्य अंक नहीं हैं। ये अंक हमारे भाव को, अब जैसे ये भाव है, इस भाव से क्या है, मकान का, वाहन का भाव है। यहां अगर अच्छा पॉइंट मिल जाता है, 32, 35, 38, 40 पॉइंट मिल जाता है, इसका अर्थ ये होता है कि जो यहां पर जब कोई भी ग्रह यहां पर आएगा, गोचर करेगा, या इस घर का स्वामी इस घर में आएगा, तो वो बहुत बढ़िया परिणाम देगा, मकान भी बनेगा, सब कुछ, गाड़ी भी ले सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो ये भाव में ज्यादा बिंदु होने से ये भाव हमको कितना फल प्रदान करेगा, हर भाव का फल होता है ना, हर भाव में एक विषय है, कई कई विषय एक भाव से निकलते हैं। इस भाव में जैसे कई विषय है, वाहन है, मकान है, शिक्षा है, प्रॉपर्टी है, जमीन है, सब कुछ है। तो यहां अगर अच्छे बिंदु मिल जाते हैं तो इस भाव का फल जो है बढ़ गया, तो उसका सुख हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से पांचवा भाव जो होता है, ये विद्या, बुद्धि, संतान का, लॉटरी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, जो भी है, फिल्मी दुनिया के कलाकार, टीवी के कलाकार, गीतकार, संगीतकार, गायक, लेखक, प्रेम संबंध। अगर 28 से ज्यादा बिंदु हो जाता है तो प्रेम संबंध को अगर हम अलग कर दे तो अच्छी बात है, पर 28 से ज्यादा अगर हो जाता है तो प्रेम संबंध बहुत हो जाता है, जो आने वाले टाइम में दुख का कारण बन सकता है। इसलिए इसको 28 ही रहना चाहिए, 24 और 28 के बीच में, जिससे सामान्य स्थिति बनी रहे। ये भाव होते हैं। अब यहाँ 6, 8 और 12 इन भावों में मैंने कहा अंक कम होना चाहिए, बिंदु कम होना चाहिए, क्योंकि छठवां भाव, एक उदाहरण ले लेता हूं कि रोग, शत्रु, कर्जा और नौकरी का भाव है। अगर यहां बिंदु ज्यादा हो जाते हैं, 24 से 28 तो सामान्य स्थिति रहेगी, 28 से अगर ज्यादा हो जाते हैं तो 6, 8, 12 तीन भावों में, अगर 2 भावों में 28 से ज्यादा बिंदु है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत होता है, क्योंकि ये भाव का फल बढ़ जाता है। यहां छठा भाव जो है, ये रोग, शत्रु, कर्जा, नौकरी का भाव है। अगर बिंदु बढ़ जाते हैं तो नौकरी के दृष्टिकोण से तो अच्छा हो गया, पर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो ये चाहेगा कि मैं रोगी भी रहूं, मैं कर्जदार भी हो जाऊं, मेरे शत्रु भी बन जाएं? शायद कोई नहीं होगा। पर बिंदु बढ़ जाने के कारण आदमी रोग से ग्रसित हो जाएगा, शत्रुता बढ़ जाएगी, कर्जा बढ़ जाएगा। इसलिए यहां पर इस भाव को के फल को कम करने के लिए यहां पर बिंदु कम होना चाहिए, 24 से 22 से कम होना चाहिए, जिससे इस भाव के जो फल हैं वो फलीभूत ना हो। शायद आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार अष्टम भाव में है, इसी प्रकार द्वादश भाव में है। कौन व्यक्ति चाहता है कि हम कमाई करें और पूरा उड़ जाए, ऊपर से कर्ज हो जाए? कोई नहीं चाहता। यहां संक्षेप में बोलूंगा कि ये भाग्य भाव है, नवम भाव। यहां जो बिंदु आ रहा है 28 प्लस लिखा हुआ है, 30, 32 जो भी आ जाए। उदाहरण के लिए मैं लिख देता हूं, यहां पर 30 आ गया तो यहां पर 32 आ गया तो यहां पर 35 आ गया। भाग्य भाव से ज्यादा बिंदु दशम भाव में, कर्म भाव में, दशम भाव से ज्यादा आय भाव में, आय भाव से ज्यादा जो है व्यय भाव का बिंदु होना चाहिए। अगर व्यय भाव में 35 से ज्यादा बिंदु आ जाते हैं, इसका अर्थ हुआ कि कमाई से ज्यादा खर्च हो रहा है। यहां मैंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा बिंदु होना चाहिए प्रथम भाव में, और यहां पर कम होना चाहिए। अगर लग्न भाव से बिंदु यहां छठे भाव में ज्यादा है तो आदमी कर्जदार हो जाता है। ऐसे विश्लेषण किए जाते हैं। अब आते हैं, जैसे चौथे भाव में यहां गुरु हैं तो यहां पर हम
इसी विषय पर ले लेते हैं कि चौथे भाव में गुरु बैठे हुए हैं, तो यहाँ हमको देखना है अपनी कुंडली में कि इस भाव में बिंदु कितना आ रहा है। अगर 1 से लेकर के 24 बिंदु है तो समस्या है, 24 से कम अगर आते जाएंगे, देखिए मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर विश्लेषण किया हूँ और उस विश्लेषण का फल यहाँ पर आपको जो मिलने जा रहा है ये अच्छे से समझिएगा। इसीलिए मैं कहा कि 65-66 करोड़ लोगों के जीवन में एक साथ न तो उनकी उन्नति हो जाएगी ना अवनति होगी। तो ये चौथा भाव जो है, अब ये 24 से अगर नीचे जा रहा है, इसका मतलब है कि हमारा मकान, हमारी गाड़ी, हमारा वाहन, इसमें कमी आएगी। हम सोचते रहेंगे, हमारी इच्छा पूर्ति में संकट होगा। जितना कम जाएगा उतने कम होगा। अगर 24 से लेकर के 28 बिंदु तक है तो ये 28 बिंदु सामान्य स्थिति हो गई, मकान बनेगा, सामान्य मकान बनेगा, बहुत हाई फाई मकान नहीं होगा। पर 28 से ज़्यादा बिंदु आ जाता है तो बढ़िया गाड़ी भी होगी, पैसा भी होगा, अच्छा बंगला होगा, मकान होगा। ये एक भाव को समझाने का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये ज़्यादा बिंदु होने से इस भाव में का फल जो है वो फलीभूत हो जाता है। कोई भी ग्रह यहाँ पर बैठेगा उसको बल मिल जाता है, जब बल मिलेगा तो वो सब चीज़ें हमको प्राप्त हो जाती हैं जो भाव कहते हैं। इसी प्रकार से राहु को आप देख लीजिए कि राहु यहाँ पर कितने बिंदु में बैठा है। अगर वो 28 से ज़्यादा बिंदु में है तो अच्छी कमाई होगी, खूब धन आएगा। 24 से कम, 22 से कम है तो नहीं आएगा। बिल्कुल ये मैंने हजारों कुंडली देखने, विश्लेषण करने के बाद मैं ये आपको विश्वास के साथ, गारंटी चैलेंज मैं नहीं बोलूँगा, धार्मिक चीज़ें हैं, ज्योतिष मेरी खुद की नहीं है, गुरुओं की कृपा जो मैं आप तक बात करने के लिए बन सका हूँ वही बातें शेयर करता हूँ। तो ये अष्टक वर्ग कुंडली इतनी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद आता है भिन्नाष्टक कुंडली। भिन्नाष्टक में सिर्फ एक ग्रह को देखा जाता है। सूर्य का भिन्नाष्टक है, मंगल का है, शुक्र का, शनि का, 7 ग्रहों का भिन्नाष्टक है। उसमें हम जाकर के देखते हैं हमको कितने बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। उसमें एवरेज, जैसे इसमें 24 से 28 एवरेज है, सामान्य है, वैसे उसमें 4 बिंदु जो होते हैं एवरेज होता है। 4 से कम होगा तो फल उसका ठीक नहीं होगा, 4 से ऊपर जाता है तो अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होते हैं। वो ग्रह अच्छा सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है। इस प्रकार से पूरा विश्लेषण किया जाता है। शायद आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और सिर्फ ग्रह को पकड़ के और ग्रहों के पीछे आप ना दौड़िए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। एक अच्छा मार्ग, किसी अनुभवी ज्योतिषी से आप अपनी कुंडली दिखाइए, उनको बोलिए कि हमको निचोड़ चाहिए। अब पूरी कुंडली में मैं ये भी बता दूं कि गणित करने के बाद, गुणा भाग लगाने के बाद 1 या 2 ग्रह ऐसे बनते हैं जो यहाँ पर मान लीजिए गुरु जैसे अभी उच्च के बैठे हैं कर्क राशि में। एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। पता चला जब हम इसकी गणित लगाए तो गुरु ग्रह खराब हो गया। अब जब गुरु खराब हो गया तो यहाँ देखने में तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि गुरु यहाँ बैठे चौथे भाव में है, केंद्र के भाव में है, कर्क राशि में है, उच्च के हैं, बकरी हैं, बहुत बढ़िया दिख रहा है। लेकिन जब कुंडली हम निकालते हैं तो पता चला उसमें गुरु खराब है। जब गुरु खराब हो गए तो फल ही नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी आप जो बताए थे, विश्लेषण किए थे, हमारे जीवन में तो फलीभूत नहीं हो रहा है। तो मेरी आपसे विनती है कि आप अपनी कुंडली को पूरा विश्लेषण एक बार करवाएं। जहां भी विश्वास हो आपका, पूरी कुंडली एक बार अवश्य दिखवाइए। अब प्रश्न आता है, इसी कुंडली में मैं शनि की बात करूंगा इसके बाद वाली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमेशा की तरह लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए, ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। ये छोटा सा प्यार, छोटा सा स्नेह, आप सोचिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं, यूट्यूब में तो भरे वीडियो हैं, अच्छे खराब सभी प्रकार के वीडियो हैं। 12 बजे, 1 बजे रात तक, 2 बजे रात तक जो वीडियो नहीं देखना चाहिए लोग वो देखते हैं और उसे लाइक भी करते हैं।
तो ये तो ज्ञानवर्धक वीडियो है। लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो खर्च होता नहीं, पर इतनी सहायता तो आप मेरे लिए कर सकते हैं। आप किसी प्रकार का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मैसेज कर दीजिए। और हमेशा मैं कहता हूं, अपनी समस्याओं को आप गोपनीय रखें। पूरी कुंडली का अध्ययन करने के बाद, आपसे बातें करने के बाद, मैं अंत में आपके प्रश्न स्वयं पूछता हूं कि अब आपके कोई प्रश्न हो तो बताइए। जब तक मैं 50 प्रश्नों का उत्तर उनको दे डालता हूं, कुछ शेष बचता नहीं है। जीवन में कितना धन होगा, जीवन कैसा होगा, बुढ़ापा कैसा होगा, संतान कैसी होगी, स्वास्थ्य कैसा होगा, बहुत से प्रश्न हैं जो आपकी कुंडली में ही है। बस अध्ययन करना है, उसको निकालना है। अंत में फिर कहूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ कैलाशपति आप सबके ऊपर कृपा बनाएं। सुख, वैभव, श्री संपदा, यश, कीर्ति, आयु, स्वास्थ्य, निरोगी काया प्रदान करें। नमः शिवाय।